नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 स्टैक। इस वीडियो को आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आसानी से देख सकते हैं और टॉपिक को एक आसान भाषा में समझ सकते हैं, और जो भी कोडिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसका एक पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उस पार्ट में हमने देखा स्टैक क्या है और उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत बारीकी से हमने बहुत आसान भाषा में चर्चा की थी। उसी प्रकार आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसका, जिसका नाम है फंक्शन। स्टैक में फंक्शन, देखो जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम बनता है ना, वो छोटे छोटे फंक्शंस को मिलाकर ही बनता है। अब जो फंक्शंस हम बनाते हैं, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं पहले फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसका नाम है एजेएमटी। ये स्टैक का पहला फंक्शन एजेएमटी। देखो इसमें ध्यान रखना, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब नाम में मालूम चल रहा है एमटी इज। जब भी आपने देखा हो कोई हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लगाते हैं तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये इंग्लिश के ग्रामर का एक रूल है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो इज एम्प्टी ये जांचता है कि स्टैक खाली है या नहीं। सिंपल सी डेफिनेशन है, यह फंक्शन जांचता है कि आपका स्टैक खाली है या नहीं। अब ये कैसे जांचेगा, कैसे इसकी कोडिंग करेंगे, ये हम देख लेते हैं एक बार। देखो जब भी कोई फंक्शन बनता है तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो क्या करता है, फंक्शन की घोषणा करता है। और कौन से फंक्शन, देखो फंक्शन दो ही हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही पाइथन में बने बनाए फंक्शन जो होते हैं, रेडीमेड फंक्शन जिनको हम बोलते हैं, उनको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। पर जो यूजर खुद बनाता है, प्रोग्रामर खुद बनाता है, उन्हें हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे। तो डेफ लिखा, इसके साथ ही फंक्शन का नाम लिख दो। फंक्शन क्या है आपका, एजेएमटी। ये हमने फंक्शन लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट चालू कर दिया। और देखो एक कॉमन सी बात भी है, जब किसी वर्ड के बाद, किसी शब्द के बाद आपको ब्रैकेट खाली बंद दिख जाए, ब्रैकेट दिख जाए, क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोज वाले ब्रैकेट दिख जाए, है ना, राउंड शेप वाले, तो समझ लेना वो कोई ना कोई फंक्शन ही है। फंक्शन की पहचान यही है, ब्रैकेट है तो फंक्शन है। तो हमने यहाँ बनाया फंक्शन। अब हम चेक करना क्या चाह रहे हैं, स्टैक खाली है या नहीं, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपको स्टैक का नाम लिखना पड़ेगा। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है ग्लास स्टैक, तो उसी नाम को ले लेते हैं, ग्लास स्टैक। देखो जब भी कोई नाम लेंगे उन नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ अंडरस्कोर का यूज किया है, स्पेस नहीं दिया, अंडरस्कोर का यूज हमने यहाँ पर किया है। और जब फंक्शन हम बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो लास्ट में हम लगाते हैं कॉलन, अर्थात दो बिंदी, ये हम लगा के चलते हैं। और जब कॉलन लगता है, दो बिंदी लगती है, तो नेक्स्ट लाइन होगी वो थोड़ी सी आगे से आती है, ठीक है, अर्थात उसको हम यहाँ चालू करेंगे। हमने यहाँ पर एजेएमटी नाम के फंक्शन की घोषणा की है जो जांचेगा कि जो ग्लास नाम का स्टैक है वो खाली है या नहीं, ठीक है। अब जांचने के लिए हमने पहले क्या यूज किया है, एक इफ भी एक कीवर्ड है, और कैसा कीवर्ड है, कंडीशनल कीवर्ड है इफ। यह यूज करेंगे लेन फंक्शन, LEN, लेन अर्थात लेंथ, ये लंबाई नापेगा किसकी, जो स्टैक हमने लिया उसकी, ग्लास स्टैक। अब जो ग्लास स्टैक की वैल्यू है वो देखो दो बार अपने इक्वल का सिंबल लगाया है। जब एक बार इक्वल का सिंबल लगता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, अर्थात लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। जब दो होते हैं इक्वल तो ये कंडीशनल बन जाता है
कंडीशनल ऑपरेटर बन जाते हैं। अर्थात ये जांचता है कि इधर वाला वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों समान है या नहीं। तो ग्लास स्टैक की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं, ये हम जांचेंगे। ठीक है, और जब फंक्शन की घोषणा करें तो सेमीकोलन लगता है, कोई कंडीशनल हो कीवर्ड यूज करें तो भी हमको कॉलन लगाना पड़ेगा, या लूप चलाएंगे अपन फॉर व्हाइल तब भी कॉलन लगता है। ठीक है, तो हमने कहा यदि ग्लास स्टैक की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, सत्य, भाई वो खाली है। ठीक है ना, जब भी ट्रू लिखेंगे तो ट्रू का टी बड़ा लिखेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स जो बताए गए हैं पाइथन में उनको जो कि तो यूज करना पड़ता है। अर्थात बड़ा टी यूज किया, आप छोटा टी यूज करोगे तो आपके यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। यदि ग्लास स्टैक की वैल्यू 0 के बराबर है तो अर्थात वो खाली है, ट्रू माना हो गया इसका। और यदि बराबर 0 के नहीं है, कुछ ग्लास स्टैक में एक भी एलिमेंट्स है, एक भी तत्व है, एक भी वैल्यू है, तो एल्स वाला पार्ट आपके यहाँ पर एक्सेस होगा, और जो क्या कहेगा आपसे कि वो फॉल्स, अर्थात उसमें वो खाली नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एजेएमटी ये फंक्शन जांचेगा कि स्टैक खाली है या नहीं। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। जो सेकंड फंक्शन है उसका नाम है ओपी पुश। देखो हमने पुश नाम का पहले भी बात की थी, पुश एक ऑपरेशन है, और यहाँ ओपी पुश कर दिया तो एक फंक्शन बन गया आपका यहाँ पर। पुश का मतलब होता है जोड़ना, क्या, एलिमेंट्स, किसमें, स्टैक में। तो पुश ऑपरेशन का यूज स्टैक में एक नए एलिमेंट्स टॉप में जोड़ने के लिए हम करते हैं। परंतु यहाँ ओपी पुश फंक्शन बन गया, तो इस फंक्शन का क्या उपयोग है, तो इस फंक्शन का उपयोग एक नया एलिमेंट्स जोड़ने के लिए करते हैं, किसमें, स्टैक में। इसको हम अपेंड, है ना, जब भी हम जोड़ेंगे स्टैक में एक नया एलिमेंट जोड़ेंगे इस फंक्शन के थ्रू, तो हम अपेंड नाम का फंक्शन भी साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले हम इस फंक्शन की हमें घोषणा करनी पड़ी, इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज तो हम करने वाले ही हैं, और डेफ करके हमने ओपी पुश नाम से एक फंक्शन बनाया है। और हम किस में पुश करने वाले हैं, ग्लास स्टैक, किस में पुश करने वाले हैं, स्टैक में। ठीक है ना, उसी का नाम लिखेंगे, ग्लास स्टैक। क्या क्या पुट करना है, क्या पुश करना है, क्या जोड़ना है, एलिमेंट्स। ये लिख दिया, एलिमेंट्स को पुश कर दो, अर्थात जोड़ दो, किसमें, ग्लास स्टैक नाम के एक स्टैक के अंदर जोड़ दो। ठीक है, अब एक लाइन और बोली थी मैंने कि जोड़ने के लिए अपन अपेंड नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले यहां लगा दो कॉलन, यहां लिखो ग्लास स्टैक, क्योंकि जोड़ना हमको इसमें ही है, स्टैक जो हमने ग्लास नाम से बनाया है उसी में जोड़ना है। डॉट लगाओ यहां पर, अपेंड, अपेंड कर दो क्या, एलिमेंट्स। इतना सा काम करना है ना। जो एलिमेंट्स है, जो न्यू एलिमेंट्स हमने लिया है उसको अपेंड कर दो, किसमें, क्लास स्टैक में इसको अपेंड कर दो, अर्थात जोड़ दो। तो ये देखो अभी तो छोटे छोटे फंक्शन बन रहे हैं, इन सबको मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, बस देखते रहें। और देख लिया, समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है साइज। साइज, SIZE, साइज।
अब नाम में काप लग रहा है ना साइज, तो क्या करेगा, यह फंक्शन स्टैक की साइज को जांचता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सिंपल सी परिभाषा, जांचेगा कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, है ना। तो डेफिनेशन लिख लो आप, यह फंक्शन जांचता है क्या, स्टैक की साइज को। तो यह फंक्शन स्टैक की साइज को जांचता है, चेक करता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं। तो जांचेगा कैसे, देखो बिल्कुल आसान तरीके से हम समझते हैं। तो पहले फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास सिंपल से कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। ये रखेंगे साइज, साइज और किसकी साइज, ग्लास स्टैक, इसकी साइज हमको जांचनी है। बाद में लगा देंगे कॉलन, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे आप। रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न इसकी लेंथ, और लेंथ जांचने के लिए अपने पास फंक्शन है len लेन। लेंथ जांचने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, लेन, len लेन, ठीक है। ग्लास स्टैक, रिटर्न कर दो लंबाई किसी ग्लास स्टैक की, कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। भैया एक एलिमेंट्स है तो एक रिटर्न होगा, दो एलिमेंट्स हैं तो दो रिटर्न होगा। तो हम जांच सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं अपन साइज नाम के फंक्शन से, इसकी साइज ग्लास स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी साइज हम जांच सकते हैं। चलो अब अगला फंक्शन है नंबर 4 पे आपका टॉप। टॉप अब क्या करेगा ये नाम में ही टॉप लग रहा है, तो टॉप क्लास फंक्शन है ये। अर्थात जो सबसे टॉप का जो एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर, अर्थात जो सबसे ऊपर का एलिमेंट्स है, जो सबसे लास्ट में पुश हुआ था, लास्ट में जिसको मैं जोड़ा था, उसको बोलते हैं अपन टॉप एलिमेंट्स। तो ये टॉप एलिमेंट्स को पढ़ता है, अर्थात आपको दिखाता है टॉप के एलिमेंट्स को। अब कैसे दिखाएगा टॉप के एलिमेंट्स को, उसके बारे में हम एक कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, टॉप, ग्लास स्टैक, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया, टॉप नाम का फंक्शन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, जब ये टॉप के तत्व को पढ़ेगा तो पहले हमको ये भी पता कर लेना है कि वो खाली है या नहीं, है ना। ये बहुत जरूरी है। आप रीड करना चाहते हो टॉप के एलिमेंट को, देखना चाहते हो, पर स्टैक खाली है तो क्या देख पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे, तो वहां अपवाद उत्पन्न हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इफ, और चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था इजएमटी। इजएमटी ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो खाली है या नहीं, क्या, क्लास स्टैक। ग्लास स्टैक इज एम्प्टी है या नहीं। यदि एम्प्टी है, ठीक है, यदि एम्प्टी है, क्योंकि हमने देखो फंक्शन तो यहाँ बना दिया अपन ने, पर यह फंक्शन कॉल होता है ना। इससे पहले बनाया था अपन ने कि लेन बराबर, है ना, लेन बराबर 0 0 है नहीं, वहाँ वो चेक होता है। यदि वो खाली है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक आपका खाली है। जब भी कोई शब्दों को, सेंटेंस को लिखेंगे तो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं कि एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं, स्टैक खाली है। यदि ऐसा नहीं हुआ, वो खाली नहीं है भाई साहब, उसमें तो कुछ लिखा हुआ है, तो अब क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास समाधान है, क्या, टॉप का एलिमेंट हमें दिखा दो। बोर्ड को एडजस्ट करना पड़ता है भाई, एल्स, ठीक है। देखो इफ जो एल्स आएगा वो इफ के बिल्कुल नीचे आएगा, है ना, एल्स।
और जब कोलन लगता है तो अगला साइड में थोड़ा सा आगे से आता है। यहाँ हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे, LEN लंबाई किसकी, ग्लास स्टैक की, ग्लास स्टैक, जो भी ग्लास स्टैक की लंबाई है। अब यहाँ पर देखो एक ही इक्वल ऑपरेटर लगा रखा है, अर्थात ये इसकी लंबाई को काउंट करेगा, लेन नाम का फंक्शन ग्लास स्टैक की लंबाई को काउंट करेगा कि उसमें एक एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 15 हैं, कितने भी हैं, यह 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखो, अब टॉप का एलिमेंट दिखाएंगे कैसे, ये मैंने एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, ग्लास स्टैक, ग्लास स्टैक, और यहाँ ब्रैकेट हमने रेक्टेंगल लगाई और कहा जो एक्स की वैल्यू है ऊपर वाली, ठीक है, जब 5 वैल्यू है तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, अर्थात जो पांचवा जो वैल्यू है, जो 5 एलिमेंट्स है, वो निकल के बाहर कहाँ जाएगा, एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा। अब जो निकल के एलिमेंट्स में जो पांचवी जो टॉप की वैल्यू है वो निकल के कहाँ जाएगी, एलिमेंट्स में आ जाएगी। चाहो तो उसको यहीं की यहीं प्रिंट करवा दो, ठीक है, चाहो तो लिख दो प्रिंट एलिमेंट, तो टॉप का एलिमेंट्स आपका यहाँ की प्रिंट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो, अपन यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ ना, यहाँ आप लिख सकते हो रिटर्न क्या, एलिमेंट्स, अर्थात जो टॉप का एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न रिटर्न वो कहाँ जाएगा, जहां से इसको कॉल किया गया था, जहां से टॉप नाम के फंक्शन को कॉल किया गया था। अब कॉल कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, जब स्टैक का पूरा प्रोग्राम एक साथ बनेगा ना, तब आपको और वहां पर जाके क्लियरिटी होगी कि कॉल कैसे हो रहा है और रिटर्न होके ये वैल्यू जा कहाँ रही है। ठीक है, तो जहाँ जाएगी वहीं पर इस एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा देंगे, तो इसके जो टॉप का एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले टॉप नाम के फंक्शन की हमने घोषणा की और फिर हमने चेक किया वो खाली है या नहीं है, खाली है तो लिखा आ जाएगा स्टैक इज एम्प्टी, नहीं तो एल्स, मतलब इफ का एल्स ट्रू है तो ये वाला पार्ट, और फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट एक्सेस होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास स्टैक की लंबाई को मेजरमेंट करेंगे और एक्स में उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे ग्लास स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5 हो गई। और फिर हमने क्या किया, टॉप के एलिमेंट्स 5 में से ऊपर वाला एलिमेंट निकाला और एलिमेंट्स में हमने इनिशियलाइज कर दिया, असाइन कर दिया, और उस एलिमेंट्स की वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 4 फंक्शन हो गए। चलो अब 5वें फंक्शन की ओर चलते हैं। अगले फंक्शन का नाम है ओपी पॉप। ओपी पॉप, पॉप हमने पहले पढ़ा है ऑपरेशन के रूप में। पॉप का मतलब है एलिमेंट्स को हटाना, अर्थात ये क्या करेगा, स्टैक में सबसे टॉप के एलिमेंट्स को हटा देगा, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है कि यह फंक्शन स्टैक के सबसे टॉप के एलिमेंट्स को हटा देता है। अब हटाएगा कैसे भाई साहब, चलो बनाते हैं इसकी कोडिंग भी। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो डेफ कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद ओपी पॉप और ग्लास स्टैक। इस स्टैक का नाम है ग्लास स्टैक। फिर वही कंडीशन लगाओ, इफ चेक करो, हटा तो रहे हो, पहले चेक तो कर लो खाली है कि नहीं है, हटाना। अब सुनो बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम स्टैक में किसी एलिमेंट्स को हटाने का प्रयास करते हैं तो पॉप कहलाता है, परंतु यदि स्टैक पूरा खाली पड़ा है, उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, और फिर उसमें से हम टॉप के एलिमेंट्स को हटाने का प्रयास करते हैं, तो एक एक्सेप्शन, एक अपवाद उत्पन्न होता है जिसका नाम है अंडरफ्लो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में, तो ध्यान रखें इस चीज का। इफ
HMT क्या, ग्लास स्टैक। चेक करो कि ग्लास स्टैक खाली है या नहीं। यदि खाली है तो प्रिंट कर दो क्या, अंडर फ्लो। अंडर फ्लो है ना, वह खाली है हटा रहे हो तो क्या जाएगा, अंडर फ्लो, मतलब एक्सेप्शन आ गई ना अंडर फ्लो की, है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो अब खाली पड़ा है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, खाली पड़ा है कोई एलिमेंट है ही नहीं तो रिटर्न क्या करेंगे, नन, NONE, नन। मतलब एक कीवर्ड है नन भी, ध्यान रखना, इसे एन कैपिटल आएगा इसका, अर्थात खाली है ही, खाली है हटा रहे हो तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं हटेगा, रिटर्न हो जाएगा नन। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न ग्लास स्टैक। ग्लास स्टैक डॉट POP, तरीका हटाने का, पॉप, इतना लिख देंगे तो ग्लास स्टैक में पॉप हो जाएगा क्या, सबसे टॉप का एलिमेंट्स वो हट जाएगा, वो निकल के चला जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। अब चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ जिसका नाम है डिस्प्ले। छठा फंक्शन डिस्प्ले। डिस्प्ले अब क्या करता है ये फंक्शन, ये नाम ही है डिस्प्ले, तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करने वाला है। तो यह फंक्शन स्टैक के सभी तत्वों को क्या करता है, एक एक करके प्रदर्शित कर देता है, आपको दिखा देता है। कैसे दिखाएगा, चलो बनाते हैं वही। डेफ कीवर्ड लगाओ और डिस्प्ले लिखो, डिस्प्ले, ग्लास स्टैक और वही कॉलर लगा दो। तो हटाना चाह रहे हैं तो पहले लंबाई नापो उसकी। ग्लास स्टैक की पहले लेंथ नापो कि इसकी लंबाई कितनी है, जितनी भी लंबाई होगी वो एक्स नाम की वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कराते हैं, पहले बार प्रिंट करा दो भाई कि कितने एलिमेंट्स अभी स्टैक में हैं। एलिमेंट्स इन द स्टैक, एलिमेंट्स इन द स्टैक, और एक्स को प्रिंट करा देंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 5-6 जितने भी होंगे, जैसे लेन नाम के फंक्शन है ग्लास स्टैक की लंबाई को नापा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। माना कि 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर हमने कहा प्रिंट कर दो, और जो डबल कोटेशन होता है वो एज इट इज आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो लिखा आएगा एलिमेंट्स इन द स्टैक, फिर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो लिखा आएगा एलिमेंट्स इन द स्टैक 5। एक काम और करते हैं, इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो क्या आएगा, अब लिखा आएगा एलिमेंट्स इन द स्टैक इक्वल 5 लिखा आएगा। अब एक एक करके आपको प्रिंट कराने हैं, ध्यान रखना इस बात पर, बड़ा ध्यान रखना। जब भी एक एक करके एलिमेंट जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं तो वहाँ पर फॉर लूप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ हमको फॉर लूप का यूज करना ही पड़ेगा। तो लिखो, फोर चालू यहाँ से नहीं करना, आपको बिल्कुल एक्स के नीचे चालू करना है। क्यों करना है, क्योंकि डेफ जो फंक्शन बना है उसी की ही बॉडी है, उसी का ही इसमें पार्ट है। तो फोर आई नाम के वेरिएबल लिया अपन ने, इन रेंज
एक्स माइनस देखो सिंपल सा इसका, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एलिमेंट इन द स्टैक वैल्यू की। अब x की वैल्यू बना 5 है, ठीक है ना। रेंज फंक्शन देखो क्या करता है, एक एक करके वैल्यू को लेगा। जैसे फर्स्ट में क्योंकि फोर लूप पे काम करेगा, है ना, फोर लूप पे काम करेगा, एक एक करके वैल्यू को लेगा। तो इसकी 5 है ना, तो पहले 5 का एलिमेंट, टॉप का एलिमेंट निकल के आएगा। तो x की वैल्यू 5 है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। i की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 में क्या रखा हुआ है टॉप में एलिमेंट, वो निकल के आ जाएगा ग्लास के अंदर। फिर ऊपर जाएंगे, अब एक माइनस हो जाएगा उसमें से, ऐसा 4 हो गई। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 इंडेक्स पर ग्लास स्टैक में क्या रखा हुआ है वो निकल के सामने आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब एक माइनस हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, i की वैल्यू 3 हो गई। तो ग्लास स्टैक में i 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है वो निकल के प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके सारे प्रिंट अपने सामने हो जाएंगे। तो ये तो थे 6 स्टैक के फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी डेफिनेशन और इनकी कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले डेफिनेशन लिखनी है, बाद में इनकी कोडिंग लिखनी है। अब ये सारी कोडिंग एक साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको एक साथ जोड़ के एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और जब भी कोई डाउट लगे, कुछ कमी रह जाए वीडियो के अंदर, कोई सजेशन आपको देना हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ बनाई जाती है तो कुछ कमियां भी रह सकती हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप कमेंट्स करके हमें बताएं। हमें आपके कमेंट्स, आपके समर्थन की अपेक्षा है। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम इस टाइप का बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।